एक्सोर्सिज्म। ये वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले एनालिज मिशेल का केस आता है, जहाँ पर उसको डेमन से बचाने के लिए 67 से भी ज़्यादा बार रिचुअल को परफॉर्म किया गया था। एंड एट दिस पॉइंट तुम में से काफ़ी लोगों ने इस केस के बारे में सुना होगा, बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक ऐसा भी डेमोनिक केस है जिसके आगे एनालिज मिशेल का केस कुछ भी नहीं है। वेल, जिनको नहीं पता, डेमोनिक केसेस वो केसेस होते हैं जहाँ पर एक इविल स्पिरिट किसी पर्सन की बॉडी को कंट्रोल करती है। बट फिर भी दुनिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको भूतों पर और स्पिरिट्स पर बिलीव नहीं होता। बट आज के केस की स्टोरी इतनी बोन चिलिंग है कि तुमको इससे डरने के लिए भूतों पर बिलीव करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। एंड अगर तुम लोग अपने रूम में बैठे हो तो रूम की लाइट्स ऑफ कर दो, हेडफोन लगा लो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। नाउ 1973 में एक मूवी रिलीज होती है, द एक्सोर्सिस्ट करके, एंड बाकी मूवीज की तरह लोग इसको भी देखने जाते हैं। बट मूवी को देखने के बाद लोग थिएटर में ही बेहोश होने लगे, बिकॉज उन्होंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक डेमोनिक केस वाली मूवी इतनी ब्लडी एंड डिस्टर्बिंग होगी। एंड कुछ टाइम बाद ही इस मूवी को बैन कर दिया गया, जिसने उस मूवी के लिए एक प्रमोशन जैसे काम किया। बिकॉज तुम लोग खुद सोच कर देखो, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद लोग थिएटर में ही बेहोश हो गए और वोमिट करने लगे, तो तुम्हारे अंदर तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी इस मूवी को देखने के लिए। लेकिन अगर तुम इस मूवी को आज के टाइम पर देखते हो तो तुम्हें ये एक नॉर्मल मूवी लगेगी। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इस मूवी को इतना शॉकिंग बनाती है कि लोग इसको देखने के बाद थिएटर में ही बेहोश होने लगे? वेल, जो चीज़ इस मूवी को डरावना बनाती है वो इसके विजुअल्स नहीं है, बल्कि ये दावा है कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। वेल, मूवी में एक लड़की को दिखाया जाता है जिस पर एक डेमन अटैक करता है, बट तुम शॉक हो जाओगे ये जानकर कि ये सब कुछ रियल लाइफ में एक लड़के के साथ हुआ था। एंड काफ़ी सालों तक तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो कौन है और उसका क्या नाम है। एंड केस फाइल्स में भी उसके पूरे नाम को मेंशन ही नहीं किया गया था। बट आगे जाकर जब डिस्कवरी ने इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो पता चला कि उसका नाम था रोलैंड डॉय। एंड बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। लोगों को नाम तो पता चल जाता है, पर उनको ये नहीं पता होता कि वो दिखता कैसा है और रहता कहाँ पर है। बट अगर तुम लोग गूगल पर रोलैंड डॉय करके सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने एक अटैच्ड फोटो भी आएगी, ईयर 1947। एंड फ्रॉम ईयर द स्टोरी बिगिंस। रोलैंड डॉय मैरीलैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। एंड किसी भी हॉरर मूवी की तरह रोलैंड की एक क्रीपी आंट थी, हैरियट। एंड उसकी आंट हैरियट काफ़ी स्पिरिचुअल थी। वो अलग अलग तरीके के रिचुअल को परफॉर्म करती थी। एंड बिकॉज रोलैंड भी उनके काफ़ी ज़्यादा करीब रहता था, तो इसलिए रोलैंड को भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। एंड जिस उम्र में बच्चे छोटे मोटे खेल खेलते थे, उस उम्र में रोलैंड उइजा बोर्ड को चलाना सीख गया था। बट जैसे ही उसकी आंट की डेथ हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा। एंड एक दिन वो उइजा बोर्ड की मदद से अपनी आंट हैरियट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एंड यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है, जैसे घर में पानी की बूंदों की टपकने की आवाज़ें आना, बट ये पता ना चल पाना कि वो आवाज़ें आ कहाँ से रही है। एंड इस चीज़ पर तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जैसे जैसे टाइम बीतने लगा उनके घर में और भी वियर्ड आवाज़ें आने लगी। कभी उनको स्क्रैचेस की साउंड आती थी तो कभी किसी चीज़ के ठोकने की। एंड इतने सब के बाद चीज़ें और भी वर्स्ट होने लगी। घर में रखे ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव होने लगे और दीवारों पर लगे पोर्ट्रेट शेक करने लगे, जैसे उनको कोई दीवार के अंदर से हिला रहा हो। टाइम बीतता है एंड ये सारी जितनी भी वियर्ड चीज़ें थी वो अब सिर्फ रोलैंड के कमरे में होती थी। हैरियट के मरने के करीब 1 महीने बाद रोलैंड की बॉडी पर एक मार्किंग इमर्ज होती है जहाँ पर लिखा हुआ था लुइस। एंड ये सब देखकर घर वाले एकदम सहम जाते हैं, बिकॉज ये कोई बीमारी नहीं थी बल्कि किसी डेमन के प्रेजेंस का काम था। एंड घर वाले रोलैंड की ओर देखकर ये बोलते हैं कि अगर तुम कोई स्पिरिट या डेमन हो तो हमें अपनी प्रेजेंस बताओ। जिसके बाद वो स्पिरिट एक चेयर को बहुत जोर से लिविंग रूम में फेंकती है। एंड इसके बाद धीरे धीरे रोलैंड के पैरों के ऊपर जलने के मार्क्स आने लगते हैं। सो रोलैंड की फैमिली एक लोकल लूथरल से कांटेक्ट करती है जो उनके घर पर आता है उनके साथ प्रेयर करने के लिए। बट जब वो प्रेयर के दौरान रोलैंड के शरीर पर मार्किंग्स को अपीयर होते हुए देखता है तो वो रोलैंड की फैमिली को सजेस्ट करता है कि वो किसी चर्च में जाकर बात करे, बिकॉज वही लोग इन सब चीज़ों को सही कर सकते हैं। एंड इसके बाद उसके घर वाले ये डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को ही छोड़ देंगे। बट जैसे ही वो जगह को चेंज करते हैं एंड सेंट मिजोरी लुइस में आते हैं, वहाँ भी वो एक्टिविटीज़ नहीं रुकती बल्कि और बुरी तरह स्टार्ट होने लगती है। इसके बाद फाइनली वो चर्च से कॉन्टैक्ट करते हैं एंड वहाँ उनको मिलते हैं फादर विलियम बाउडन। फर्स्ट टाइम ये सुनने के बाद फादर बाउडन कन्विंस नहीं होते, बट वो उनके साथ ये सोचकर जाते हैं कि उनका वहम दूर हो जाए और अगर वहाँ पर कुछ होगा तो वो भी पता चल जाएगा। सो उस दिन फादर बाउडन अपने एक फ्रेंड के साथ उनके घर पर विजिट करते हैं। बट थोड़ी ही प्रेयर हुई थी कि रोलैंड चिल्लाने लगता है कि उसकी छाती बहुत तेज दर्द कर रही है। एंड जब वो उसकी शर्ट को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी छाती पर रेड मार्किंग्स अपीयर हो रही है। एंड ये सब देखने के बाद
वो फादर हैरान हो जाते हैं एंड वो काफ़ी इंटेंस प्रेयर करने लगते हैं। प्रेयर लगभग रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक चलती है, जिसके बाद रोलैंड शांत हो जाता है एंड इसके बाद फादर बाउडन समझ जाते हैं कि ये एक रियल स्पिरिट है और एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा। जिसके बाद वो चर्च जाते हैं एक्सोर्सिज्म का अप्रूवल लेने के लिए एंड फाइनली उनको अप्रूवल मिल भी जाता है, पर एक कंडीशन पर कि जो भी वहाँ पर होगा वो फादर बाउडन को सब कुछ एक डायरी में रिकॉर्ड करना होगा एंड फादर इसके लिए भी रेडी हो जाते हैं। सो जो भी अब तुम लोग सुनने वाले हो वो फादर बाउडन के वर्ड्स होंगे, जो भी उन्होंने एक्सोर्सिज्म के दौरान देखा और एक्सपीरियंस किया उसके 28 डेज की एंट्रीज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन। मैं और फादर बिशप घर के अंदर एंटर करते हैं एंड रोलैंड के कमरे के अंदर जाकर रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। एंड रोलैंड इस बार काफी वायलेंट था, इसलिए उसके फादर ने उसको पकड़ा हुआ था, बट रोलैंड अपनी उम्र से ज्यादा स्ट्रेंथ यानी ताकत दिखा रहा था। डे 2। सब कुछ एकदम बहुत शांत है। आज रोलैंड ने कुछ भी नहीं किया बल्कि सिर्फ सो रहा था। शायद कल की प्रेयर अपना असर दिखा रही थी, पर जैसे ही हम वहां से गए लड़का बहुत जोर से चिल्लाने लगा। डे 3। हम लोग वापिस आते हैं, उसकी मम्मी एंड पापा की हेल्प से रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं एंड अराउंड 4 घंटे तक प्रेयर करने के बाद लड़का ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे उसको उल्टी आ रही हो एंड वो घर की एक खिड़की को खोलने के लिए कहता है, जो कि खोल भी दी जाती है एंड थोड़ी देर बाद लड़का एकदम नॉर्मल एक्ट करने लगता है। इसके बाद हम लोग शांति से बैठते हैं क्योंकि हम लोगों को लगा कि वो बुरी स्पिरिट जा चुकी है एंड सब कुछ सही है। जिसके बाद उनकी फैमिली हमें थैंक्स बोलती है एंड हम चले जाते हैं। वेल सबको ये लग रहा था कि वो स्पिरिट रोलैंड को छोड़कर जा चुकी है, पर ऐसा नहीं था। एक्सोर्सिज्म की बुक के अकॉर्डिंग कभी कभी स्पिरिट बॉडी को छोड़कर चली जाती है ताकि सबको ऐसा लगे कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बट एक्सोर्सिज्म करने वालों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये एक ट्रैप है। रात के 2 बज रहे थे, हम लोग वहां से जा चुके थे एंड लगभग 1 घंटे बाद रोलैंड बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजती है। उसके बाद उसके फैमिली मेंबर्स हमें वापस बुलाते हैं एंड हम करीब 3:15 पे वहां पहुंच जाते हैं और रोलैंड हमें देखते ही बुरी बुरी गालियां देने लगता है एंड चिल्लाने लगता है एंड लगभग 6 बजे वो काफी ज्यादा थक जाता है एंड वापस सो जाता है। लगभग रात के 8:30 बजे एक्टिविटी वापस से स्टार्ट होती है। पूरे घर में नॉकिंग साउंड आने लगती है एंड रोलैंड के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगती है। हम लोग करीब 9 बजे वहां अराइव करते हैं एंड आज की रात बाकी सारी रातों से काफी अलग थी। रोलैंड के अंदर अपनी उम्र से ज्यादा कैपेसिटी आ रही थी। वो हम पर चिल्लाने लगा और मल्टीपल आवाजों में बात करने लगा एंड ये सब देखकर उसकी माँ बहुत बुरी तरह रोने लगती है। सो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि रोलैंड को घर से दूर ले जाना पड़ेगा ताकि वो बिना रोक टोक के एक्सोर्सिज्म कर सके एंड इसीलिए हम रोलैंड को एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं जिसको कैथोलिक मोंक्स चलाते हैं एंड वहां पर ले जाने के बाद उसकी टेरिफाइंग हरकतों को देखने के बाद हम उसको एक प्राइवेट रूम में रखते हैं जो कि एक प्राइवेट फ्लोर पे था। डे 5 to 17। मैं शाम को वापस आता हूँ फादर बिशप के साथ एंड इस बार हमारे साथ एक और पर्सन होते हैं जिनका नाम था फादर हेलरिन। हेलरिन दरअसल एक यंग प्रीस्ट थे। जिसे वहां पर इसलिए बुलाया गया था ताकि वो लड़के के साथ बातें कर सके और उसे खुश रख सके, बट उनका असली काम तो ये था कि उनको लड़के को होल्ड करके रखना था एक्सोर्सिज्म के दौरान। एंड जब जब चीजें शांत होती थी तो वो रोलैंड के कमरे में जाकर उससे बात करने लगते थे और उसे खुश रखने का ट्राई करते थे। हेलरिन और रोलैंड बातें करने लगते हैं एंड हेलरिन ने रोलैंड को एक होली बोतल से ब्लेस भी किया था जो कि वो एक ड्रॉर के ऊपर रखता है, बट रखने के तुरंत बाद ही वो बोतल एयर में फ्लोट करने लगती है और एकदम दीवार से टकराती है, जिसके बाद वो बोतल पूरी तरह से टूट जाती है। बहुत से इंटरव्यू में हेलरिन कहता है कि जब मैंने वो सब देखा तो मुझे यकीन हो गया था कि हम एक रियल स्पिरिट से डील कर रहे हैं, बिकॉज ये सारी चीजें मैंने सिर्फ सुनी थी, बट फर्स्ट टाइम मैं ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। जैसे ही हम रिचुअल स्टार्ट करते हैं लड़का हम पर चिल्लाने लगता है एंड बहुत बुरी बुरी गालियां देने लगता है एंड उसने फादर हेलरिन को ये भी बोला कि उसकी माँ ने नर्क से उसको हेलो बोला है एंड ये सब काफी देर तक होता है, बट फाइनली वो शांत हो जाता है। जिसके बाद हम उसी दिन से कंटिन्यू करते हैं, पर इस बार रोलैंड बहुत ज्यादा वायलेंट था, इतना कि हम तीनों लोगों को भी उसको हैंडल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो हमसे दो आवाजों में बातें कर रहा था और बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा था। जिसके बाद वो हम पर एक लिक्विड थूकना स्टार्ट करता है। एक दिन एक्सोर्सिज्म के टाइम पर लड़का चिल्लाने लगता है कि फादर हेलरिन उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं, और जैसे ही फादर हेलरिन उसको छोड़ते हैं तो फादर के मुंह पर एक तेज पंच मारता है और उनकी नाक तोड़ देता है। बट हम लोग फिर भी कंटिन्यू करते हैं एंड धीरे धीरे रोलैंड और भी वायलेंट होता जा रहा था एंड अब उसने पेशाब करना भी स्टार्ट कर दिया था। कमरे की चीजें अब रेगुलरली अपने आप हिलने लग गई थी। डे 18। 18वें दिन पर रोलैंड हमसे पेन और पेपर मांगता है जो कि हम उसे देते हैं एंड वो उस पर लिखता है आई एम द डेविल हिमसेल्फ एंड विद इन द डेज आई विल गिव यू अ साइन। ये लिखने के थोड़ी देर बाद ही रोलैंड बहुत जोर से चिल्लाने लगता है एंड उसकी छाती पर रोमन नंबर्स में 10 अपीयर हो जाता है। जिसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं लड़के को बैप्टाइल करूंगा। डे 19। इस दिन मैं लड़के की परमिशन से बैप्टाइल करता हूँ एंड शायद ये सब वर्क कर रहा था, बट 10 मिनट बाद ही वो लड़का फिर से चिल्लाने लगता है।
डे 20 to 26। रातें बीतती है पर प्रेयर्स नहीं रुकती, पर लड़का बीतते समय के साथ साथ और भी बिगड़ता जा रहा था। डे 27। हम लोग प्रेयर कर रहे थे कि तभी रोलैंड बहुत जोर से चिल्लाता है एंड उसकी छाती पर एग्जिट अपीयर हो जाता है। हम सब लोग ये देखकर शॉक थे, बट स्टिल हम प्रेयर को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे डेविल अब उस लड़की की बॉडी का यूज कर रहा है हमसे बात करने के लिए। जिसके बाद रोलैंड हमें देखकर हंसता है और कहता है, यू नीड टू से मोर वन वर्ड बट यू नेवर से इट। देन उस रात ये सब एंड करने के बाद फादर सोच रहे थे कि स्टेटमेंट क्या है। हम काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, पर जैसे ही मैंने एक्सोर्सिज्म की किताब खोली तो मुझे पता चला कि मैं बार बार लॉर्ड वर्ड बोलना भूल रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और हमारी उम्मीदें अब कम होने लगी थी। डे 28 फाइनल नाइट। इस रात बहुत ज्यादा ठंड थी एंड बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। एंड जैसे ही हम हॉस्पिटल में एंटर करते हैं वहाँ का कलर बहुत बुरी तरह रोने लगता है एंड डरा हुआ होता है। वो हमें एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है कि उसने क्या देखा एंड यहाँ पे क्या हो रहा है। हम धीरे धीरे रोलैंड के कमरे की तरफ जा रहे थे, पर इस बार चीजें बहुत अलग थी। हमें बहुत तेज सल्फर की स्मेल आ रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू डेमोनोलॉजी, अगर तुम्हें कहीं से सड़े मांस की बदबू आए तो यानी वहाँ कोई इविल स्पिरिट है, बट अगर तुम्हें कहीं से बहुत तेज सल्फर की स्मेल आ रही है तो वहाँ कोई डेमन है। बाकी रातों की तरह ये रात बहुत अलग थी। जैसे ही हम रोलैंड के कमरे में अंदर जाते हैं हम रोलैंड को देखते हैं कि वो बेड के ऊपर बैठा हुआ था एंड हंस रहा था। वो हमें देखकर गालियां देने लगता है एंड अलग अलग भाषाओं में बोलने लगता है। इससे पहले उसने कभी भी लैटिन भाषा में हमसे बात नहीं की। हमने तुरंत ही रिचुअल स्टार्ट कर दिया एंड रिचुअल के टाइम पर रोलैंड ने हमसे कहा, ये है तुम्हारा साइन। एंड उसके बाद मैंने स्पिरिट को कमांड किया कि वो अपने आप को प्रूव करे। एंड ये सुनकर लड़का हंसा और उसने मेरे पर्पल वेस्टमेट को टच किया, जिसके बाद वो हजारों टुकड़ों में फट गया। उसके टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए एंड इसके बाद हमने बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया, जो हमने कभी भी नहीं किया था। एंड इसी स्ट्रगल के दौरान रोलैंड बेड के अंदर से एक स्प्रिंग निकालकर हमें स्टैब करने का ट्राई करता है। वो हमें गालियां देता है, यूरिनेट करता है एंड दो दो आवाजों में चिल्लाने लगता है। प्रेयर करते हुए लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। वो अपने बेड के ऊपर लेविटेट करना स्टार्ट करता है, लेकिन हमने उसे बांध कर रखा हुआ था। एंड 7 घंटे बाद लड़का चिल्लाकर कहता है कि उसने सेंट माइकल द आर्कएंजल को देखा एंड उन्होंने एक जलती हुई स्वॉर्ड से उस डेविल को भगा दिया। जिसके तुरंत बाद चीजें एकदम साइलेंट हो जाती है। एंड फाइनली इस रात के बाद जो 27 डेज पहले चालू हुआ था वो लड़का फाइनली अब नॉर्मल दिखने लगता है। वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, जिसके बाद वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। बट गलती से ये 28 डेज की रिपोर्ट मीडिया में लीक हो जाती है, जो रोलैंड के लिए एंड चर्च के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। एंड फादर बाउडन आज भी शर्मिंदा होते हैं कि उनकी वजह से रोलैंड की पर्सनल लाइफ खराब हो गई। एंड ये सब स्टोरी देखने के बाद विलियम पीटर फादर से कॉन्टैक्ट करते हैं, जो कि द एक्सोर्सिस्ट के डायरेक्टर है। एंड वो फादर से पूछते हैं कि ये जो आपने लिखा है क्या वो सच है। एंड इसके रिप्लाई में फादर बाउडन कहते हैं, आई हैड नो डाउट अबाउट इट देन एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट नाउ। व्हाट वाज इन दैट रूम दैट नाइट वाज द अदर वर्ल्डली फोर्स एंड वी कॉल इट डेविल इन द फ्लैश। एंड इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर विलियम एक किताब लिखते हैं, द एक्सोर्सिस्ट। एंड इसके बाद एक मूवी भी बनाते हैं। एंड आई स्वेयर कि ये केस किसी भूत से काफ़ी ज़्यादा है। एंड तुम्हारे रिलेटिव एंड फ्रेंड्स में जो भी ये कहता है कि क्या होता है डेविल या डेमन, तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाना। वेल यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। एंड अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।